नमस्कार, केवी स्टूडियो में आप सबों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। किसी भी देश के युवा उसके लिए एक पावर हाउस की तरह होते हैं। ये युवा संकल्प शक्ति, विचारों की ऊर्जा और आत्मविश्वास के पुंज हैं, जिससे संपूर्ण समाज को ऊर्जा मिलती है। युवा वह है जो अनीति से लड़ता है, युवा वह है जो दुर्गुणों से दूर रहता है, युवा वह है जो बातों का बादशाह नहीं करके दिखाता है, युवा वह है जो प्रेरक इतिहास रखता है, युवा वह है जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है। आज केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हम एक ऐसे युवा शक्ति से मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही कम समय में जिला राजनीति से लेकर प्रदेश की राजनीति में एक नया मुकाम बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। आप हैं शुभम कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा बिहार प्रदेश। नमस्कार शुभम जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको एवं इस केवी स्टूडियो की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो केवी स्टूडियो के इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले डॉक्टर रोशन सर, मैं उनका हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने बेगूसराय में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पे युवा आकर अपनी बात को रख सकते हैं। हर कोई यहां आकर अपनी बात को रख सकता है। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी कही गई है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। लोग आके यहाँ अपनी बात को रख सकते हैं। मैं पुनः रोशन सर को, केवी स्टूडियो की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो की ओर से। धन्यवाद सर। इसे तो आपको सब जानता है, आपने बहुत ही कम उम्र में बिहार की राजनीति में अपनी एक मुकाम बनाया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा इस स्टूडियो से आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सर्वप्रथम जो आपने जो चर्चा किया कि आपने मुकाम बनाया है या कुछ, राजनीति में आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपको जानेंगे और हर व्यक्ति का पहचान उसके कार्य से ही होता है। अगर आप कार्य करेंगे तभी आपकी पहचान होगी। तो मैं भी राजनीतिक जीवन में लगभग 2011 में मैं छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत किया था। तो उस समय से अभी तक मैं राजनीति में, मैं पहले विद्यार्थी परिषद में 6 साल तक विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, फिर भाजपा में जिला मीडिया प्रभारी के दायित्व का निर्वहन किया और उसके बाद मैं अभी प्रदेश की राजनीति में युवा मोर्चा कार्य समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। शुभम जी, आपने छात्र राजनीति में एबीपी को देखा, फिर आप भाजपा की मुख्य राजनीति के साथ जुड़ गए, तो ये दोनों के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और जो कि स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया और मैं अभी भी काम कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, मुझे यह कहने में कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं खुले रूप से यह कह सकता हूं कि मुझे आज भी खुद को भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज़्यादा मुझे अपने आप को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कहने में मुझे गर्व, बिल्कुल मुझे गर्व की अनुभूति होती है। अंदर से एक बल मिलता है जब मैं खुद को कहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूं। ऑटोमेटिक अंदर से एक ऊर्जा का संचार हो जाता है, क्योंकि मैं आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं एकदम क्लियर, जो कुछ भी मैं हूं आज, जो कुछ भी मेरी पहचान है वो सब विद्यार्थी परिषद की देन है। मैं विद्यार्थी परिषद के सभी तमाम अभिभावकों को जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, सभी मैं विद्यार्थी परिषद के अभिभावकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे अंदर यह ऊर्जा जगाया ताकि आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। चाहे वह मेरा व्यवसाय हो, चाहे राजनीतिक हो, हर जगह मुझे विद्यार्थी परिषद के लोगों का, भाजपा के लोगों का साथ मिला। लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद के सभी अभिभावकों का विशेष रूप से मैं, और आप देख लीजिए ना, भाजपा में लगभग 80% कार्यकर्ता आपको विद्यार्थी परिषद के ही मिलेंगे। जो हम लोग की जो सीढ़ी है, हम विद्यार्थी परिषद से ही कार्यकर्ता निकल के युवा मोर्चा में जाते हैं, भाजपा में जाते हैं। मैं भी विद्यार्थी परिषद में मैं काम किया। वहाँ जो देखिए, वहाँ जो आपको एक संस्कार मिलता है वह आपको औरों से अलग बनाता है। आप विद्यार्थी परिषद में काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका विचारधारा, कॉन्सेप्ट, मेरी भी विचारधारा पहले अलग थी, मैं भी बहुत लेकिन जब विद्यार्थी परिषद में मैं आया तो एकदम माइंड ही चेंज हो गया। मैं एक अलग, एक राष्ट्रवादी सोच आपके अंदर आ जाती है। वो आपको सब कुछ, अपना राष्ट्र, अपना सब कुछ नजर आने लगता है। तो वहाँ पे हम लोग वैसे संगठन में काम किए हैं कि वहाँ पे राष्ट्र ही सर्वोपरि है। और फिर वहीं से हम भाजपा में गए।
भाजपा में भी मैं काम कर रहा हूँ अभी, मतलब अच्छा बहुत अभिभावकों का वहाँ भी मुझे प्यार स्नेह मिला और अभी भी मिल रहा है और आगे भी करता रहूँगा निश्चित रूप से। मतलब तन समर्पित, मन समर्पित या जीवन समर्पित भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है। और मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता रहूंगा। बस यही बहुत बहुत। शुभम जी, आप एक मेधावी छात्र रहे हैं। आपने पूरे विश्वविद्यालय में अपने स्ट्रीम में सेकंड टॉप किया। इसके अलावा आप बेगूसराय में शिक्षण संस्थानों में भी अपने ज्ञान का जो है अपने अनुभव को बांटा है। फिर आप उसको छोड़ के राजनीति की ओर आ गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको अपने स्कूलिंग के बारे में बता दूं। मैंने 10th जो पास आउट किया था वो मैं डीएवी से पास आउट किया था। डीएवी पब्लिक स्कूल इटवा से मैंने 10th पास आउट किया था। उसके बाद मैं 11th में कॉमर्स स्ट्रीम को चुना, चूँकि शुरू से एक माइंड सेट था कि मुझे व्यवसाय की ओर जाना है, बिजनेस करना है, इसलिए मैंने कॉमर्स से वो रिलेटेड था। तो मैंने 11th में कॉमर्स चुना और मैं जीडी कॉलेज में, उस समय जो आज बेगूसराय का एक गौरव है, गणेश दत्त महाविद्यालय, मैंने जीडी कॉलेज में एडमिशन लिया और मैंने कॉमर्स स्ट्रीम को चुना। फिर मिलन सर हैं, उस समय मिलन कॉमर्स क्लासेस के डायरेक्टर मिलन सर, अभी उनका कोचिंग चल रहा है। मैंने वहाँ अपना एडमिशन लिया, वहाँ मैं कोचिंग करता था। और आप वहाँ अध्यापन का भी कार्य कुछ दिनों तक किया? जी नहीं, अध्यापन मैंने वहाँ बाद में, मैंने जब वहाँ से 11th किया, 12th किया। और मैं यूं कहे कि आप छात्र राजनीति में मेरा जाने का एक वजह मिलन सर भी हैं। उन्हीं के यहाँ मैं जब गया 11th में, तो वहाँ सर भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे और उस समय वहाँ विद्यार्थी परिषद के बहुत नेताओं का आना जाना रहता था और मैं भी 11th में था। और मैं वहाँ जो कॉलेज की, जो मैं जब कॉलेज गया तो कॉलेज का जो व्यवस्था था, उस समय एडमिशन का मारामारी रहता था बहुत ज़्यादा, ये सब वहाँ पे भीड़ भाड़, तानाशाही रवैया था। तो उस समय एक मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी छात्र, मैं वहाँ देखता था छात्र नेताओं को वहाँ, तो उस समय मेरे मन में भी आया कि मैं भी छात्र राजनीति से जुड़ूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं विद्यार्थी परिषद के उन तमाम अभिभावकों को, चाहे वो अजीत भैया हों, निखिल भैया हों, चंदन भैया हों, सदैव जी हों, मिलन सर हों, सभी लोगों ने का सहयोग मिला और मैं उस समय विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति में मैं वहीं से प्रवेश किया था 2011 में। और तकरीबन मैं 5 साल 2016 तक मैं विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, कॉलेज प्रमुख के दायित्व का, उसके बाद सोशल मीडिया प्रभारी के दायित्व का, उसके बाद लगातार 3 वर्ष तक मैं विद्यार्थी परिषद में मीडिया प्रभारी के दायित्व का निर्वहन किया। अच्छा शुभम जी, आपने बहुत कम उम्र में छात्र राजनीति में भी अपने आप को जोड़ा, फिर बहुत ही कम, नहीं हम यूँ कहें तो बेगूसराय के सबसे कम उम्र के युवा जो छात्र नेता से निकलकर बेगूसराय के युवा राजनेता, और फिर आपने प्रदेश की राजनीति में भी सबसे कम उम्र के भाजपा के जो युवा मोर्चा में आपने अपने आप को जोड़ा। देखिए उस समय आपने आपको स्थापित किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उस समय 2016 तक मैं विद्यार्थी परिषद में था और मैं विद्यार्थी परिषद में बहुत अच्छा कार्य कर रहा था और मुझे खुशी भी थी अपने आप को, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कहने में मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता था, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाली संगठन है जिसके आदर्श स्वामी विवेकानंद है, जो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानती है। विद्यार्थी परिषद एक वैसा छात्र संगठन है। और भी बहुत सारे छात्र संगठन है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष को लोग अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद एक ऐसा राष्ट्रवादी छात्र संगठन है जो स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानता है। और हम लोगों के परिषद का ज्ञानशील और एकता ये परिभाषा थी और हम लोग उसी के मूल मंत्र पे काम करते थे। तो मैं 2016 तक विद्यार्थी परिषद में मैंने कार्य किया। उसके बाद 2016 में जब भाजपा जिला टीम का भाजपा का नए जिला अध्यक्ष का घोषणा हुआ, संजय जी जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं वो जिला अध्यक्ष बने थे। फिर मैं एक कार्यक्रम में था तो वहीं पे मुझे फ़ोन आया संजय जी का, वो मुझसे मिलना चाहते थे। मैं गया, उन्होंने मुझे कहा कि आप, बहुत लोगों ने वहाँ उस समय मुझसे कहा कि आप भाजपा में आएँ और आप मीडिया का कार्य देखें, चूँकि मैं 4 साल से विद्यार्थी परिषद में मीडिया का कार्य देख रहा था। और उस समय भाजपा की भी जो जिला की स्थिति थी, उस समय भाजपा बेगूसराय जिला 2 भागों में बटी हुई थी।
तो उस समय संजय जी का एक अलग खेमा था। कहीं ना कहीं ग्रुप बना हुआ जी, निश्चित रूप से ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस समय एक दो खेमा बना हुआ था। और संजय जी ने मुझे बोला कि आप मैं, और उन्होंने बहुत, उस समय मैं सच मन से बताऊं तो मैं उस समय भाजपा में नहीं आना चाहता था, क्योंकि राजनीति से उस समय डर लगता था। हमें तो ये भी सुनने में आया है कि आप छात्र राजनीति के बाद मुख्य राजनीति से जुड़ना नहीं चाहते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सुना है। जब मैं विद्यार्थी परिषद में था और मैं विद्यार्थी परिषद में कार्य कर रहा था, तो वहाँ कार्य करने में आज़ादी थी, कोई प्रेशर नहीं था, संघर्ष था। वहाँ आप लड़ सकते थे एक छात्र के लिए, युवा के रूप में अपने बिल्कुल बिल्कुल, आप वहाँ एक छात्र के लिए अपनी आवाज़ को उठा सकते थे, छात्र के हित के लिए आप लड़ सकते थे। वहाँ काम करने का एक अलग, और मेरी उम्र उस समय मात्र मैं 22 साल का था 2016 में, जब मैं भाजपा ज्वाइन किया था। और आप समझ सकते हैं कि हमसे दोगुने उम्र के सब व्यक्ति थे, उनके साथ काम करना। आपके जहन में ये बात चल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जहन में ये बात एकदम निश्चित रूप से थी कि मैं 22 साल का हूं और मुझे 40 वर्ष के आदमी के साथ, 50 वर्ष के आदमी के साथ, बड़ी पार्टी है, इस पार्टी में मन में ये भी रहता था डर कि मैं हमेशा वहाँ दब के ही रह जाऊंगा, अपनी बात को नहीं रख पाऊंगा। इस बात का डर, पहचान कैसे बना पाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस समय मन में बहुत तरह की बातें थी, मैं आना नहीं चाहता था। मैंने विद्यार्थी परिषद के भी बहुत वरिष्ठ अभिभावकों से अपना राय मशवरा लिया, तो सब लोगों ने कमोबेश, कुछ लोगों ने मना भी किया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर मौका मिल रहा है राजनीति में आगे बढ़ने का तो आप बढ़ें। तो फिर, और संजय जी जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मुझे उस समय जो स्थिति थी, मतलब आप समझ सकते हैं, जो संजय जी को भी एक वो उस समय वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझ पे प्रेशर बनाया कि आप आएँ, आप पार्टी में काम करें। तो फिर बहुत सोच विचार के बाद मैं भाजपा में कार्य करने के लिए, उसके बाद मैं भाजपा में ज्वाइन किया, भाजपा की सक्रिय सदस्यता ली। और मैं उस समय बिना पद पे रहते हुए मैंने लगभग दो महीना तक मीडिया का कार्य देखा। उस समय मेरी घोषणा विधिवत नहीं हुई थी, क्योंकि जिला टीम की घोषणा नहीं हुई थी, इसलिए विधिवत मेरी घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन फिर जब संजय जी ने अपने टीम का गठन किया तो मुझे जिला मीडिया प्रभारी के दायित्व दिया गया, जिसका मैंने सफलतापूर्वक 3 साल निर्वहन किया। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। शुभम जी, हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, या यूँ कहें कि बेगूसराय के आम जनमानस से भी के बीच में मैंने आपको देखा है। आप इसके अलावे जब भी किसी की कोई समस्या होती है आप तक पहुंचता है और उस समस्या को आप दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। साथ ही साथ चाहे बेगूसराय के कैबिनेट मिनिस्टर हो या बेगूसराय के प्रभारी मंत्री हो, उनके साथ भी आपकी गहरी पैठ है। साथ ही साथ जिला प्रशासन, जो हमारे एसपी साहब हो, डीएम साहब हो, या इसके अलावा जो भी आला अधिकारी हैं, उनके साथ भी आपकी काफ़ी घनिष्ठता रही है। तो इस तरह से एक तरफ राजनीतिज्ञों से, जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, उनके साथ, फिर यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, ये आपकी जो जुगलबंदी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में अगर आप आए हैं तो राजनीति का सबसे बड़ा 2 चीज़ है, सेवा व संघर्ष। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको सेवा करना होगा जनता को। आपने इस राजनीति को इसलिए चुना ही है कि आप लोगों की सेवा कर सके, वरना अगर आप लोगों की सेवा नहीं कर पाइएगा तो फिर आपका राजनीतिक में आने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो जब आप राजनीति में हैं तो निश्चित रूप से आपको लोगों की सेवा करने ही पड़ेगी, और लोग उसी के पास जाते हैं जिनसे उम्मीद रहता है कि ये आदमी मेरा काम करवा सकता है, या इससे मेरा, चूँकि अभी के समय में कहता हर कोई है, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति अपना कीमती समय दूसरे के लिए देता होगा। सब लोग अभी इससे भागते हैं, तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे कहता है तो मुझसे भी जहाँ तक जो संभव हो पाता है, चाहे वो मामला मंत्री से वो काम हो, चाहे किसी अधिकारी से हो, चाहे एसडीओ से हो, एसपी से हो, किसी से भी अगर जो काम रहता है, मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि हाँ, अगर वो काम करने लायक हो, काम करवाने लायक हो, निस्वार्थ भाव का वह काम हो, वो सही काम हो, तभी मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों का काम हो जाए। ताकि आप राजनीति में हैं, निश्चित रूप से आपकी पहचान भी तभी बनेगी जब आप लोगों के लिए कुछ मदद करेंगे। तो मैं शुरू से, चूंकि हमारे अंदर विद्यार्थी परिषद का खून है, तो शुरू से हमारी यह विचारधारा ही रही है कि जितना आवाज, बिल्कुल मैं शुरू से ही हम लोगों का यह रहा है कि जितना अधिक से अधिक लोगों का कार्य करवा दूं। तो इसलिए, और जहां तक आपने बात की मंत्री, या देखिए करीबी किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजन करना हो तो उसमें बढ़ चढ़कर आपकी हिस्सेदारी है। आपने जहां तक बात की करीबी शब्द ऐसा कुछ नहीं है। हाँ,
मेरा यह सौभाग्य है, मैं अपने आप को यूं बहुत कहें कि बहुत विश्वास पात्र माने जाते हैं बिल्कुल, आप। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हों, चाहे अगर वो मुझ पर विश्वास जताते हैं, मुझे अपने बेटे के समान प्यार देते हैं, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। की बात है कि इस स्टूडियो में आप हमारे साथ समय बिता रहे हैं। बिल्कुल, ये आपका आशीर्वाद है, आप जैसे लोगों का। और मैं फिर से यही कहूँगा कि मेरा यह सौभाग्य है कि उन अग्रजों का, उन अभिभावकों का, मेरे जैसे इस नाचीज हस्ती को अगर बिहार सरकार के मंत्री हों, भारत सरकार के मंत्री हो, अगर अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, तो मैं ये भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये आशीर्वाद मिलता है। और मैं यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ स्टूडियो के माध्यम से भी कि मैं उनके विश्वास पे हमेशा खरा उतरूँगा, ताकि और उनका विश्वास और भी मजबूत हो मेरे प्रति। बिल्कुल, आपसे पूरे जिले को उम्मीद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी कि निश्चित रूप से आप दिन दुना रात चौगुना प्रगति करें और आप जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे स्टूडियो की भी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप, ये तो आपकी बड़प्पन है कि आपने कहा कि आप एक साधारण हैं, एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, और मैं ही नहीं संपूर्ण जिला इस बात को जानता है कि एक यूथ आइकॉन हमारे जिले के लिए, क्योंकि उभरता हुआ एक युवा व्यवसायी के रूप में आपने जो अपने जिले में एक पहचान बनाई है, एक सफल व्यवसायी के रूप में, खास करके मोबाइल के बिजनेस में, और साथ ही साथ आप एक ईंट उद्योग भी चला रहे हैं। उस ईंट उद्योग जो हमारा आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी पहल है, जिसमें आपने वहाँ के स्थानीय लोग, लगभग 100 लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ये एक बड़ी पहल है। इतने कम उम्र में राजनीति, फिर शिक्षा, साथ ही साथ व्यवसाय, ये जो आप कर पाते हैं, इतनी ऊर्जा आप में भरी हुई है, एक साथ इतने सारे चीज कर लेना, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इसके लिए क्या छुपा, इसका रहस्य क्या है? देखिए, जब मैं छात्र राजनीति में था और जब मैं भाजपा ज्वाइन किया, तो उस समय मेरा एज 22 साल था और मैंने उस समय ग्रेजुएशन किया ही था। मैं ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया था और उसके बाद मैं भाजपा ज्वाइन किया था। तो भाजपा ज्वाइन करने से पहले मेरे मन में सबसे पहले यही विचार आया कि मैं अपना व्यवसाय प्रारंभ करूं, मैं आत्मनिर्भर बनूं। चूँकि मैं, अब माँ पिताजी ने मुझे डीएवी में पढ़ाया लिखाया, तो उनका भी कहीं ना कहीं मन होगा कि मेरा बेटा नौकरी करे, या जो एक आम तौर पे हर माँ बाप का स्टूडेंट भी रहे। निश्चित रूप से हर माँ बाप का एक रहता है जो। और मुझे, मैं सच बताऊं तो मुझे कभी सरकारी नौकरी या मतलब नौकरी की तरफ मेरा कभी ध्यान भी नहीं गया। मैंने निश्चित पढ़ाई भी की। आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, अभी आपने कही सरकारी नौकरी, हमारे यहाँ एक सोच बनी हुई है कि भाई पढ़ाई योग्यता जो है सरकारी नौकरी के लिए है। नहीं, देखिए, मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप सरकारी नौकरी को ही कभी अपना रोजगार मत माने। देखिए, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप अपने बलबूते पे व्यवसाय खड़ा करके भी आप एक बहुत उद्योगपति बन सकते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। और जो अभी परिभाषा आपने कहा ना, आत्मनिर्भर की अभी चर्चा की, तो आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। आप अपने बलबूता पे अपना कुछ आत्मनिर्भर होगा तभी हमारा देश। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही अभी आपको बताने वाला था। जब मैं भाजपा ज्वाइन किया था, उस समय मैंने जब पार्टी ज्वाइन किया, तो निश्चित रूप से राजनीतिक फील्ड में जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपना बेस मजबूत कर लूं। क्योंकि राजनीति में जाने के बाद बहुत युवा भटकते भी हैं, एकदम कटु सत्य है। अगर आपके पॉकेट में आमदनी नहीं रहेगा तो आखिर आपकी खर्चा भी तो आपका खर्चा होता है, और उस समय आपका दिमाग इधर उधर ज़्यादा भटकता है। इसलिए मैंने सबसे पहले अपना व्यवसाय प्रारंभ किया, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है। क्योंकि देखिए, आपका अभी के समय में अर्थ युग है फुल्ली, जो आपका, जब तक आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा तो ना ही आप खर्च कर सकते हैं, ना ही, और उस समय आप इधर उधर में आपका ध्यान ज़्यादा है। इसीलिए मैंने उस समय अपना उस समय मोबाइल का ज़माना बहुत ज़्यादा, उस समय नया नया 4G आया था, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं अपना व्यवसाय, और मैंने घर में बिना किसी का मदद लिए, बिना किसी को बताए, मैंने मोबाइल का व्यवसाय प्रारंभ किया। और उस समय मेरी उम्र मात्र 22 साल की थी। जी, 22 साल की उम्र थी, और मैं उस समय शायद मैं सबसे कम उम्र का था जो भाजपा की मूल राजनीति में मैंने पदाधिकारी के रूप में काम किया था। और मैं शायद ही सबसे कम उम्र का व्यवसाय भी हूँगा जो व्यवसाय जगत में 22 वर्ष के उम्र में आपने ये जी बिल्कुल 22 वर्ष के उम्र में मैंने व्यवसाय जगत में कदम रखा। और मैं मोबाइल मार्ट नाम से हमारे मोबाइल का मैंने एक्सक्लूसिव शोरूम खोला। और उस समय 4G का ज़माना आया था, तो मोबाइल का बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो उसी समय मैंने अपना मोबाइल का व्यवसाय 2016 में मैंने प्रारंभ किया था।
और उसी समय मैं राजनीति में भी आया था। और उस समय से धीरे धीरे पहले मैंने मोबाइल का व्यवसाय किया, फिर उस समय उसमें विभिन्न कंपनियां हैं, उसका भी मैंने काम लिया, एमआई का मैंने काम लिया, जो भी होता है वो काम मैं करता रहा। और आप लोग के आशीर्वाद से वो हमारे जो भी मोबाइल मार्ट के बढ़ाने में बहुत लोगों का योगदान रहा। और मुझे गर्व है कि आज मैं सभी धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने आज मोबाइल मार्ट को बेगूसराय का नंबर 1 मोबाइल शॉप बना दिया, आप लोग के आशीर्वाद से। और एक नया जो आपने उद्योग शुरू किया है। जी बिल्कुल, मैंने अभी हाल फिलहाल उसका अभी ओपनिंग भी होने वाला है। मैंने दौना में अपना ईट उद्योग, जो आज अब अभी हम लोग का जो मुहिम चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, स्थानीय लोगों को रोजगार, बिल्कुल उसी मुहिम की तरफ मैंने दौना में फेवर ब्लॉक ईटा होता है, जो आजकल आप देखते होंगे सड़क पे हर जगह ईटा लगता है, और उसके बाद टाइल्स होता है, चेकर टाइल्स। मैंने ईट उद्योग अभी दौना में मैंने लगाया है, और मेरा लक्ष्य है कि वहाँ अधिक से अधिक मजदूरों को मैं वहाँ रोजगार दे सकूं। और वहाँ अभी वर्तमान में मेरा लक्ष्य है वहाँ 100 लोगों को रोजगार देने का, और धीरे धीरे मैं उस सेटअप को और बड़ा करूँगा। लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ पे 100 मजदूर काम करेंगे। और मेरी कोशिश है, मैंने बात भी किया है, जिलाधिकारी से भी बात किया है, मैं वहाँ प्रवासी मजदूरों को काम देने का मैं सोच रहा हूँ। और मैंने इसके लिए अथी भी करवाया है, और मैं वहाँ पे प्रवासी मजदूर जो अभी कोरोना में आए हैं, यानी हमारे जिला के या हमारे राज्य के जो मजदूर मेरा वो जिनके पास काम नहीं है, आज वो बिना काम के बिल्कुल हैं। मेरा वो ईट का व्यवसाय खोलने का मुख्य उद्देश्य वही है कि मैं वहाँ लोगों को अधिक से अधिक 100 परिवार के लोगों को रोजी रोटी मिलेगा। बिल्कुल, मेरा लक्ष्य मेन व्यवसाय है, तो निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट भी आएगा ही, तो प्रॉफिट दूसरे जगह है, लेकिन मेरा जो मेन उसमें लक्ष्य है वो यही है कि मैं लोगों को रोजगार दे सकूं। शुभम जी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने सिर्फ अपने लिए नहीं 100 परिवार के बारे में सोचा, और ये तो साथ ही साथ समय के साथ इसमें और बदलाव आएंगे, 100 से 1000, 1000 से लाख होगा। आपका ये कदम आगे बढ़ता जाएगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जहां तक मैं जानता हूं, मैंने पहले कहा कि मैंने आपको कॉलेज में देखा है कि आप इतने अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे, इसके साथ ही साथ आपके पास शैक्षणिक डिग्रियां भी काफ़ी हैं। फिर कभी जेहन में कोई ये बात नहीं आई कि भाई जहां पर लोग अपने आप को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्थापित करना चाहता है, इंजीनियर, डॉक्टर या किसी अन्य सरकारी व्यवसाय के रूप में या अन्य सेवा में जोड़कर अपनी पहचान बनाना चाहता है, फिर आपने एक सफल व्यवसायिक या यूँ कहें इसको क्यों अपनाया? देखिए, मैं आपको बता रहा था, शायद बीच में ही मैंने अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। मैं आपको बता रहा था कि मैंने 10th से डीएवी से 10th किया था, फिर मैंने जीडी कॉलेज से 12, उसके बाद मैंने बीकॉम किया जीडी कॉलेज से ही। और यह बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही कि उस समय मैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का 2nd टॉपर रहा था अकाउंट ऑनर्स में। तकरीबन अकाउंट ऑनर्स में मेरा 82% मार्क्स है, जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी में वो काफ़ी अच्छा, बिल्कुल उस समय मैं 2nd टॉपर रहा था। उसके बाद मैंने फिर बीकॉम के बाद मैंने फिर एमकॉम किया, उसके बाद मैंने बीएड भी किया। बिल्कुल, मैं राजनीति व्यवसाय के बिल्कुल मैं अभी एमएड कर रहा हूँ। राजनीतिक व्यवसाय के साथ साथ मैं शिक्षा से भी मैंने कभी अपना नाता नहीं तोड़ा। एक साथ आप राजनीति में भी ऊंचा स्थान बना रहे हैं, बिल्कुल एक साथ व्यवसाय के रूप में भी अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, साथ ही साथ शैक्षणिक डिग्रियां भी आपकी बड़ी होती जा रही है। देखिए, सबसे अभी के समय में आपका शैक्षणिक योग्यता होना बहुत जरूरी है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तो एक सभ्य व शिक्षित समाज की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे पहले, आपने बोला कि आप एक अच्छे स्टूडेंट थे, ये आपका, तो मैं स्टूडेंट से ही मैंने छात्र राजनीति में प्रवेश किया। तो जो शिक्षा है, शिक्षा मेरा मानना है कि शिक्षा कभी भी बेकार नहीं जाता है। आप जब तक शिक्षा, तो लोग हमेशा हर किसी, अभी भी मैं आपसे कुछ बिल्कुल मैं अभी भी आपसे कुछ सीख रहा हूँ, हर कोई किसी ना किसी से कुछ सीखता है, तो बिल्कुल, तो मैं यही था कि मैं कंटिन्यू, मैं पढ़ाई में भी मैं कंटिन्यू, मैंने कभी शिक्षा छोड़ा नहीं। मैंने आईकॉम किया, बीकॉम किया, फिर मैंने एमकॉम किया और बीएड किया, और मैं अभी एमएड कर रहा हूँ। तो मैं मतलब व्यवसाय में आना मैंने आपको पहले ही बताया, शुरू से मैंने ये नहीं कि मैंने एजुकेशन बस इसलिए लिया कि मुझे नौकरी करना, एक क्षेत्र में अपने आप को सीमित रखा नहीं, बिल्कुल मैं मतलब पता नहीं मेरे अंदर हो या मैं शुरू से मेरा ये कॉन्सेप्ट ही था कि मैं अपना कुछ करूं, मैं अपना कुछ ऑलराउंडर बनना है। बिल्कुल, मैं अपना कुछ करूं, ये मेरा। अच्छा शुभम जी, अभी आपने एक बात कही शैक्षणिक योग्यता की, जहां तक देखा जाता है आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है,
रेलवे में जाना है, बैंकिंग में जाना है, या किसी क्षेत्र में आपको जाना है, सेवा क्षेत्र में, तो इसके लिए निश्चित योग्यता निश्चित है। लेकिन राजनेता बनने के लिए अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में योग्यता निर्धारित नहीं है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मजबूती के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता बहुत जरूरी है? बिल्कुल। देखिए, हमारा तो ये एकदम मानना है कि राजनीति में पढ़े लिखे शैक्षणिक युवाओं को आने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो मतलब डॉक्टर, एडवोकेट, जो भी पढ़े, इंजीनियर, ऐसे लोग भी राजनीति में आए ताकि वो अपना, उन्होंने जो सीखा है वो अपना सब कुछ दे सके। ठीक है, निश्चित रूप से राजनीति में शैक्षणिक की अभी तक कोई अनिवार्यता नहीं है, पढ़े लिखे भी लोग राजनीति में आते हैं। और आपकी सोच? बिल्कुल, मेरा यह एकदम मानना है कि राजनीति में, और है भी, मैं जिस दल का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, उसमें अनेक शैक्षणिक लोग हैं, बहुत बड़े बिल्कुल बिल्कुल, सीए हैं, वकील हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और मेरा यह हमेशा से मानना रहा है कि जब राजनीति में पढ़े लिखे युवा आएंगे तो राजनीति की दिशा और दशा कुछ अलग होगी। तो इसलिए राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना, वो चूंकि एक पढ़े लिखे लोगों का एक माइंड कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, उनके सोचने का नज़रिया, उनके कार्य करने का तरीका, वो औरों से आपको अलग हो ही जाता है। वो आपको दिख जाएगा कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का और एक अनपढ़ व्यक्ति का आपको अंतर समझ में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको उनके बोलने चालने की शैली में, उनके मतलब हर एक चीज में आपको वो। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न लेना चाहूँगा यहाँ पर कि चूंकि आपने बहुत कम समय में छात्र राजनीति में भी अपना नाम कमाया, फिर जिला की राजनीति में भी, फिर प्रदेश की राजनीति में भी, लेकिन ये देखा जाता है कि युवा को सिर्फ कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता के रूप में उनको एक सीमित कर दिया जाता है, यानी युवाओं का जो राजनीति में भविष्य है उतना स्वर्णिम नहीं देखा जाता। यूँ कहें कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी रुकावटें होती हैं, बाधाएं होती हैं। आपने भी इन रुकावटों का सामना किया? बिल्कुल। देखिए, जब आप राजनीति में आइएगा तो आपको, मैं बस इसी चीज़ से राजनीति में आने में डरता था, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। राजनीति में जब आप आगे बढ़ने लगिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपका पैर खींचने में लग जाते हैं, किसी न किसी प्रकार से रोकने का प्रयास करेंगे। मैं बता दूं कि मुझसे पहले भी मीडिया प्रभारी पद का दायित्व होता था और अभी भी है, लेकिन आप या आम पब्लिक से यह राय ले सकते हैं या पत्रकार बंधुओं से पूछ सकते हैं। मैंने 3 साल में मैंने इतने शिद्दत व लगन से कार्य किया कि मैंने यह दिखा दिया कि मीडिया प्रभारी भी एक दायित्व होता है, एक पद, आप वहाँ भी मीडिया प्रभारी होके आप काम कर सकते हैं। और मैंने जो भी पहचान बनाई है, मैंने मीडिया प्रभारी रहते हुए वह पहचान बनाई मैंने। और आज आप देख लीजिए कि इस बार बहुत सारे लोग थे जो मीडिया प्रभारी बनने के लिए ही लगे हुए। तो निश्चित रूप से मैंने मीडिया प्रभारी मैंने इस लायक कर दिया कि लोग मीडिया प्रभारी, पहले लोग जानते भी नहीं थे कि मीडिया प्रभारी भी कोई पद होता है, और आज मीडिया प्रभारी को हर कोई अच्छे से, बिल्कुल, और आज हर कोई मीडिया प्रभारी बनना चाह रहा है। तो ये मेरे लिए युवा, जैसे आप तो राजनीति में सफल हैं, एक सफल व्यवसायी भी हैं, एक सफल छात्र भी रहे हैं, जो युवा राजनीति में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं बस एक ही अपील करूंगा युवाओं से कि आप भीड़ का हिस्सा न बने। जी जी, आपने अभी जिक्र किया कि युवा को आगे बढ़ने नहीं जाता, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं बहुत, जब आप आगे बढ़ने लगेगा तो आपका बहुत लोग प्यार खींचेगा, लेकिन आपके अंदर अपना क्षमता होना चाहिए। मैंने जिला की भी राजनीति की और फिर मैं प्रदेश की राजनीति में भी मैंने कदम रखा। तो अगर आप में काम करने की क्षमता होगी, आपका अपना एबिलिटी होगा, आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। बहुत लोग आपने एक सुना होगा कि मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका लोग प्यार खींचेगा आपके बारे में बहुत। तो आपको उन सभी से लड़ना है। राजनीति का मतलब ही है संघर्ष, और जब तक आपने संघर्ष, और उन्हीं के साथ, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं और उन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से आप उस संघर्ष को पार करते हुए आप उस संघर्ष को पार करते हुए आगे बढ़े। और मैं युवाओं से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने, अपनी एक पहचान बनाएं। आपके पास लोग आए, आप किसी के पास ना जाएं। आप अपने आप को इतना काबिल बना लें कि आपको किसी की जरूरत मत पड़े कि मुझे ये करना है तो आपको उससे पकड़ना होगा, उसको पकड़, आप अपना पहचान खुद बनाएं।
लोग आपको ये नहीं समझे कि अरे इसको बस इसको झंडा लेके पीछे पीछे खड़ा रखना। आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल आप अपने सहारे आप देखिए, आप आवश्यकता इंसान को हर किसी से पड़ता है, ये अलग चीज है। लेकिन आप जब राजनीति में है तो आपको अपना विल पावर, अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही होगा। तभी आप, अभी आपने बात की कि आप लोग, तो मैं भी ये कहता हूं कि देखिए, आप अपना खुद बनाइए। जब अभी आपको कोई काम पड़ा, आप राजनीति में, अगर आपको कोई किसी ने कोई कार्य दिया, तो अब आप फलना को खोजेंगे, चिलना को खोजेंगे, आप खुद उस लायक हो जाएं जो आप किसी का काम करवा सके। आप तो फिर राजनीति में, तब आपका राजनीति में आने का उद्देश्य पूरा हुआ। तब आप, जब तक आप किसी की मदद नहीं करेंगे, जब आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, आत्मबल से होगा। बिल्कुल, जब आप अंदर से स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो आप यह चीज नहीं कर सकते। इसलिए इसमें आत्मबल का होना बहुत जरूरी है। और मैं फिर यही वर्ड को दोहराऊंगा कि युवा अपने आप को मजबूत करें, भीड़ का हिस्सा न बने। जी। वो अपना युवा, देखिए, युवा से ही आज पूरे देश की ताकत युवा है। हमारा देश हमारा देश युवाओं पे ही यह देश टिका हुआ। और हमारे लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो युवाओं को मजबूत, मतलब ये भाजपा एक ऐसा दल है जहां युवाओं को ही मौका दिया जा रहा है। बहुत स्कोप है यहाँ युवाओं के लिए, सबसे ज्यादा इसी दल में युवाओं को मौका दिया। आप और अन्य दल, मैं यहाँ दूसरे दल का चर्चा नहीं करना चाहता चूंकि, लेकिन और अन्य दल को आप देख लें और भारतीय जनता पार्टी को देख ले, सबसे ज्यादा यहाँ मौका युवाओं को दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि मैं 22 वर्ष की आयु में मैंने भाजपा का पदाधिकारी बना, तो निश्चित रूप से यहाँ युवाओं को मौका दिया जाता है। और युवाओं का अगर भविष्य है तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। युवा यहाँ देखिए, भाजपा में आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। आप अपनी बात को, आज आप हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री डायरेक्ट एक सामान्य नागरिक से भी लाइव संवाद करते हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता से भी लाइव संवाद करते हैं, तो निश्चित रूप से वहां आपको अपनी बात रखने का। अच्छा शुभम जी, अभी चुनाव का माहौल है, आगामी विधानसभा, बिहार विधानसभा सामने है, और कहीं ना कहीं आप प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है, तो आपको नहीं लगता कि आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और आप और आपका संगठन इस जिम्मेवारी को कैसे निभा रहा है? निश्चित रूप से आगे चुनाव है और हम सभी अभी से इस चुनावी समर में जी जान से लग चुके हैं। चूंकि अभी तो कोरोना काल था और हम लोग कोरोना में लोगों की, आपने देखा होगा कि इस वैश्विक महामारी में हम लोगों के बीच जाके राहत का काम कर रहे थे। और अभी अब आगे चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है, और इस चुनाव का भी सारा दारोमदार युवाओं के कंधे पर ही होगा। तो जो चुनाव है आगामी बेगूसराय में, साथ में अभी आपको बेगूसराय की भी बात करूं, चूंकि मैं मूलतः तो बेगूसराय का ही हूँ। बेगूसराय के परिदृश्य में बिल्कुल बेगूसराय में अभी 7 विधानसभा सीट है। पिछले बार की जो भी स्थिति रही हो, हम लोग वो 7 सीट, पिछले बार महागठबंधन था, बिल्कुल उस समय एक महागठबंधन आपके साथ है, बिल्कुल उस समय जदयू राजद के साथ थी, उस समय नतीजा आपके विरुद्ध गया। इस बार क्या नहीं, देखिए पिछले बार भी जो वोट है हम लोगों का, उसके पिछले चुनाव की अपेक्षा हम लोगों को मत ज्यादा आया था। हाँ, ये दुर्भाग्य रहा कि हम लोग 7 सीट, बिल्कुल हम लोग 7 सीट नहीं निकाल पाए। उस समय जो समीकरण था, उस समय भाजपा जदयू, कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा का जो अलायंस टूटा, ये भी कहीं ना कहीं, हाँ एक कारण हो सकता है। ये इस बार फिर आप साथ हैं? बिल्कुल, इस बार हम लोग मजबूती के साथ जदयू के साथ हैं और हम लोग 200 से ऊपर सीट बिहार में लाने जा रहे हैं। बेगूसराय की आप अगर बात करें तो हम लोग 7 सीट बिना कोई इफ वट के हम लोग 7 सीट जीतने जा रहे हैं। हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अपना कमर कस चुके हैं और वो लोग चट्टानी मजबूती के साथ इस चुनाव में कूदेंगे और हम लोग आसानी से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। अच्छा, हम लोगों का हौसला पूरी तरह से कहा कि आप चुनावी समर में कूद चुके हैं। जो बेगूसराय जो बिहार की औद्योगिक राजधानी रही है, तो आपका जो चुनावी घोषणा पत्र होगा, आपकी सरकार या जिनकी भी सरकार बनेगी, तो वो अलायंस भाजपा जदयू की हो या जिनकी भी हो, लेकिन आप अपने चुनावी समर में
आपकी पार्टी की घोषणा पत्रों में बेगूसराय के लिए क्या खास होगा? देखिए, हम लोग तो एक छात्र के नाते हम लोग का शुरू से मांग रहा है दिनकर विश्वविद्यालय। हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में थे उस समय से ही दिनकर विश्वविद्यालय की होना भी चाहिए। हम लोग निश्चित रूप से, मैं तो अभी भी कहता हूं कि बेगूसराय में दिनकर जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम सबों की और लंबे समय से बिल्कुल, और मैं अभी भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर यह मांग करता हूँ, और अभी भी मैं चुनाव में यह मांग करूंगा कि जो विधानसभा चुनाव का हो उसमें इसको लिया जाए, दिनकर विश्वविद्यालय की। और बेगूसराय में अच्छे हॉस्पिटल की, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। रोशन सर भी है आपके भी स्टूडियो के, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है अच्छे अच्छे। लेकिन एक अच्छा हॉस्पिटल, एम्स, या बेगूसराय में एक एम्स होना चाहिए जिससे जी निश्चित, सदर अस्पताल है बहुत अच्छा, लेकिन हम लोग का मांग भी रहा है कि बेगूसराय में भी एक एम्स होना चाहिए निश्चित रूप से। तो यह रहेगा। और पर्यटन स्थल के रूप में बेगूसराय को भी पर्यटन स्थल का यहाँ बहुत सारा स्कोप है। आप नौलखा मंदिर को देख ले, अगर जयमंगलागढ़ को डेवलप किया जाए, वहाँ कांवर झील सैकड़ों एकड़ जमीन है, वहाँ पे निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है, शक्तिपीठ है। और जयमंगलागढ़ का नाम है, मैं जिस गांव से आता हूँ, चरिया बरियारपुर मंझौल मेरा गांव हुआ, तो हम लोग का वहाँ जयमंगलागढ़ बहुत बराबर, हम लोग बचपन से ही जयमंगलागढ़ आते जाते हैं, और अभी भी कुछ होता है तो जयमंगलागढ़, तो वो शक्तिपीठ है और उस एरिया को डेवलप किया जा सकता है। वो एक बहुत बड़े, मतलब आपके, मैं बिहार नहीं कह सकता हूँ, पूरे देश में लोग जयमंगलागढ़ को जानते हैं। और पूरे देश में, मैं देश विदेश से आए लोग जयमंगलागढ़ पहले आते थे, विदेशी सैलानी वहाँ घूमने आते थे, वहाँ का पक्षी देखने आते थे साहब वहाँ। तो उसको अगर डेवलप किया जाए तो वह बहुत ही बढ़िया पर्यटक स्थल उभर होगा, और निश्चित रूप से वहाँ देश ही नहीं विदेश के लोग भी घूमने आएंगे। और जो औद्योगिक राजधानी के रूप में यहाँ की एक पहचान रही है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से देखिए, केंद्र की सरकार औद्योगिक के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देख लीजिए, IOC का रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ है, फर्टिलाइजर का कार्य HURL में अभी कार्य चल रहा है। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने, अगर भाजपा ने सबसे ज़्यादा, केंद्र सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने सबसे ज़्यादा बेगूसराय वासियों को ही सौगात दिया है। बिहार को, पूरे देश में उन्होंने बिहार को सबसे ज़्यादा, वह बिहार में भी बेगूसराय को उन्होंने, मतलब हर चीज़ में, चाहे वो आप ले लीजिए 6 लाइन पुल, बरसों से लंबित था, 6 लाइन पुल हो, आपका 4 लाइन पुल हो, रिफाइनरी का विस्तारीकरण हो, फर्टिलाइजर का हो, HURL, मतलब हर एक यहाँ औद्योगिक नगरी के हमारी पहचान रही है औद्योगिक, और मोदी सरकार ने उस पहचान को और बढ़ाने का हमारा, हम आपसे, चूंकि आप एक बड़ा नाम है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारा जो बेगूसराय, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास है, हमारा यह दिनकर की धरती पुनः अपने उस फलक को पाए। बिल्कुल, हमारा बेगूसराय, जो हमारे डॉक्टर रोशन सर ने जो मुहिम चलाई है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उसी तरह से ये दिन गुना रात चौगुना प्रगति करे और संपूर्ण राष्ट्र में हमारे जिले की पहचान बने। और ये सब हम सबों के सहयोग और संकल्प से ही होगा। निश्चित रूप, धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। निश्चित रूप से जिस तरह से आपने कम उम्र में एक छात्र नेता के साथ साथ जिला नेता, फिर प्रदेश की राजनीति में अपना मुकाम बनाया है, आप निश्चित रूप से हमें चाहूँगा कि चरिया बरियारपुर के क्षेत्र से भावी विधायक हो। हमारी ओर से आपको इसके लिए शुभकामनाएं भी। KB स्टूडियो, डॉक्टर रोशन सर ने एक मंच तैयार किया, यहाँ के बेगूसराय जिला के जो भी गौरव हैं, जिसने बेगूसराय जिले के लिए एक सोच दी, और वह सोच आम जनमानस तक पहुँचे, जिससे हमारा जिला हर क्षेत्र में आगे बढ़े। हर विधा के लोग यहाँ आते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, और उनके उस विचार से हम सब अवगत होते हैं। तो KB स्टूडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से रोशन सर ने जो यह मुहिम चलाई, या जो इन्होंने यहाँ पे यह कॉन्सेप्ट लाया, निश्चित रूप से रोशन सर बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं तो कहता हूँ कि बेगूसराय में ऐसे कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत थी, जहाँ आके लोग अपने बातों को रख सके, अपने बातों को लोगों के साथ साझा कर सके। मैं उन सभी लोगों के तरफ से भी मैं रोशन सर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बेगूसराय में लाया। मैं चाहता हूं कि KB स्टूडियो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ता रहे, और मेरे जैसे अन्य कई युवाओं को यहाँ आने का अवसर मिले, कई राजनेताओं को यहाँ आने का अवसर मिले, ताकि लोग अपनी बात को रख सके। मैं रोशन सर को पुनः व इस KB स्टूडियो की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोग को भी, कि आप लोग दिन रात मेहनत करके हम जैसे लोगों को यहाँ मौका देते हैं। हमारे स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने व्यस्त थे। बिल्कुल नहीं, फिर भी आपने हमारे स्टूडियो के लिए समय निकाला, इसके लिए पुनः आपको हमारे स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत साधुवाद।
बिल्कुल मैं आप सभी का मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे यहां आके अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। नमस्कार, मैं शुभम कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजयुमो बिहार। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए फॉलो करें फेसबुक पेज को डॉक्टर रोशन कुमार और उसे लाइक करें, कमेंट करें और उसे शेयर करें। बेगूसराय के प्रतिभाशाली, लोकप्रिय, समाजसेवी, खेल प्रेमी, कला तथा प्रत्येक क्षेत्र के सफल व्यक्ति का साक्षात्कार देखने के लिए आप जुड़े इस फेसबुक पेज ग्रुप से कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, और आप इसे निश्चित रूप से लाइक, कमेंट व शेयर करना ना भूलें।